आज हम स्टार्ट करेंगे जावा की यूनिट 2 और मैं इसका पूरा वन शॉट प्रोवाइड करने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने पीडीएफ फॉर्म में सारा कंटेंट प्रोवाइड करा हुआ है। आप इन नोट्स का प्रॉपर रेफरेंस ले सकते हैं अपने AKTU एग्ज़ाम में राइटिंग के लिए। मैंने यहाँ पे जितना हो सकता है उतना कंटेंट प्रोवाइड करा है, क्योंकि AKTU वांट्स उसे जितना कंटेंट मिल जाए उतने ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। तो आप यहाँ पे प्रॉपर सारा कंटेंट प्रोवाइड है, बल्कि थोड़ा एक्स्ट्रा ही मैंने लिखा हुआ है, आप उसमें कट कर सकते हैं। हम यहाँ पे मैं उन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाऊंगी ताकि आपको समझ आ जाए, और एक बार समझ आ गया तो आप फिर अपनी लैंग्वेज में से बहुत अच्छे से एलाबोरेट करके लिख सकते हैं। वैसे ये कंटेंट मोर देन इनफ है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग दिस टाइम। तो हमारी यूनिट 2 का नाम है एक्सेप्शंस इन जावा। अब एक्सेप्शंस हमारे होते क्या हैं? एक्सेप्शंस होते हैं हमारे कोई भी अनवांटेड या अनएक्सपेक्टेड इवेंट जो हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम हो गए। अगर कोई भी अनवांटेड चीज़ हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पे हो जाती है तो वो तो हमारे नॉर्मल फ्लो जो हो रहा है हमारे प्रोग्राम को उसे डिसरप्ट कर देगी। तो जो चीज़ हमारे नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम को डिसरप्ट कर रही है, कोई एक ऐसा अनवांटेड इवेंट, उसे हम एक्सेप्शन बोलते हैं। अब हम अपने एक्सेप्शन को कॉट भी कर सकते हैं, हैंडल भी कर सकते हैं। ये किस चीज़ से करते हैं? ये हम ट्राई, कैच, थ्रो, ये हमारे कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनके बारे में हम फर्दर आगे चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा जब एक्सेप्शन हो जाता है तो जावा क्या करता है? जावा हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। अब उस ऑब्जेक्ट से जो हमारा क्रिएट किया गया है एक एरर को रिप्रेजेंट करने के लिए कि भाई यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया, यहाँ पे एरर हो सकता है, तो उसी ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट। और ये एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं कि वो एरर क्या है, किस टाइप का एरर है, व्हाट हैपेंड इन दैट कोड। अब आइडिया क्या है हमारे एक्सेप्शन के पीछे? हमारे पास बेसिकली दो आइडियाज़ हैं। पहला आइडिया तो एक तो ये एरर को सिग्निफाइज करता है कि भाई यहाँ पे एरर आ जाएगा हमारे कोड में। दूसरी चीज़ कि अगर कोई ऐसी चीज़ है हमारे प्रोग्राम में जैसे स्पेशल अटेंशन चाहिए, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे हम इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन प्रोग्राम को अलग से उसमें स्पेसिफिकली अटेंशन देनी है कि भाई ऐसा नहीं हो पाया तो ऐसा होगा, तो उस चीज़ के लिए हम एक्सेप्शंस का यूज़ करते हैं। तो एक्सेप्शन के पीछे हमारे पास दो ही आइडियाज़ हैं। देन अगर एक्सेप्शन आ गया तो हमने ऊपर देखा था कि भाई नॉर्मल फ्लो को डिसरप्ट कर रहा है वो हमारे प्रोग्राम को, तो हम उस एक्सेप्शन को हैंडल भी करेंगे। एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये क्या होता है? एक्सेप्शन हैंडलिंग एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसमें हम एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे हैं। अब बहुत सारे तरीके के एक्सेप्शंस हो सकते हैं हमारी, की क्लास नहीं मिली, फाइल नहीं मिली, हमारा IO इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। तो अब इसका एडवांटेज क्या है एक्सेप्शन हैंडलिंग का? हमारा नॉर्मल फ्लो डिसरप्ट हो रहा था प्रोग्राम का, वो डिसरप्ट नहीं होगा, एक नॉर्मल फ्लो मेंटेन रहेगा हमारी एप्लीकेशन में। ओके, तो एक्सेप्शन और एरर क्या होता है? बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि भाई एरर और एक्सेप्शन सेम चीज़ है। नहीं, एरर और एक्सेप्शन बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। एक्सेप्शन क्या है हमारा? एक्सेप्शन हमारा java.lang.exception वाली फाइल में होता है, वाइल एरर हमारा होता है वो इस टाइप का है, java.lang.error। दूसरी चीज़ जो एरर है वो हमारा अनचेक्ड है। अनचेक्ड का मतलब है कि भाई कंपाइल टाइम पर कंपाइलर को नहीं पता एरर आ रहा है, कंपाइलेशन के बाद हमें पता चल रहा है। एक्सेप्शन में क्या है, ये हमारा चेक भी हो सकता है और दूसरी चीज़ कि हमारा अनचेक भी हो सकता है। फिर उसके बाद हमारा जो एरर है वो हमारे रन टाइम पर होता है, वाइल हमारा एक्सेप्शन हमारा अगर चेक्ड है तो वो हमारा नोन होगा कंपाइलर को, और अनचेक्ड है तो कंपाइलर को नोन नहीं होगा। तो वो डिपेंड करता है चेक्ड है या अनचेक्ड है, वो रन टाइम पे या फिर कैसे है, वो डिपेंड करता है चेक्ड और अनचेक्ड पे। फिर हमारा आ जाता है कि एरर जो है वो हमारा इम्पॉसिबल है रिकवर करना, वाइल एक्सेप्शन को हम रिकवर कर सकते हैं ट्राई और कैच ब्लॉक की हेल्प से। जो हमारा एरर होता है वो बेसिकली हमारा कॉज होता है एनवायरनमेंट जो हमारे एप्लीकेशन में रन कर रहे हैं, जैसे कि स्टैक ओवरफ्लो हो गया, मेमोरी ही ख़त्म हो गई, तुम कुछ नहीं कर सकते हो उसमें। वाइल एक्सेप्शंस हमारे जो हमारा एप्लीकेशन है उसी की वजह से हो जाता है, जैसे कि फ़ाइल नहीं मिल रही है, फाइल नॉट फाउंड, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शंस, SQL एक्सेप्शंस। अब हमारे एक्सेप्शन दो तरीके के होते हैं। पहला होता है हमारा यूज़र डिफाइंड, दूसरा होता है हमारा बिल्ट इन। यूज़र डिफाइंड कैसे? यूज़र डिफाइंड क्या होता है हमारा? यूज़र डिफाइंड नाम से ही पता चल रहा है कि यूज़र ने डिफ़ाइन करा हुआ है। तो ये कैसे एक्सेप्शंस होते हैं जो हम लोग डिफ़ाइन करते हैं, ये हमारी जो जावा है वो डिफ़ाइन नहीं करती है इन चीज़ों को। काफ़ी एक्सेप्शन ऐसे होते हैं कि भाई कुछ जावा में ही होते हैं, उन्हें हम बिल्ट इन बोलते हैं, लेकिन हमारे एक्सेप्शन वो काफ़ी ऐसे आ जाते हैं जो जावा में डिफ़ाइन नहीं है, लेकिन वो डिफ़ाइन करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना तो भाई वो प्रॉब्लमेटिक होंगे हमारे बहुत ज़्यादा। तो
तो उस वजह से हम यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शंस का यूज़ करते हैं, जिसमें हम खुद डिफ़ाइन करते हैं। तो इसका बेसिकली वो क्या है, फंक्शन क्या है कि ये ऐसा क्यों करना पड़ता है हमें, कि ताकि बहुत ज़्यादा अच्छे से हम अंडरस्टैंड कर पाएँ अपने कोड को, उसकी रीडेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाए, एरर जो है, अगर कोई एरर प्रिंट भी हो रहा है तो वो एक मीनिंगफुल एरर प्रिंट हो। अब ये ज़्यादातर हमारे मॉड्यूलर कोड्स में यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत बड़ी एप्लीकेशन बना रहे हैं हम, उसमें काफ़ी हमारे एक्सेप्शंस के चांसेस हैं कि अगर फ़ाइल नहीं मिली तो नॉर्मल पूरा इतना बड़ा एप्लीकेशन जो हमने बनाया वो ख़राब थोड़ी ना जाने देंगे। हम उसमें मैसेज सिंपल प्रिंट कर देंगे कि फ़ाइल नहीं मिली है हमारी। तो काफ़ी सारे एक्सेप्शंस हम प्रोवाइड करते हैं। अगर हम कोई बड़ी एप्लीकेशन दे रहे हैं तो हम सामने से अपने काफ़ी सारी एक्सेप्शंस को प्रोवाइड कर देते हैं कि भाई ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो सकता है। तो हम पहले से एक कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं एक्सेप्शंस को कॉट करने के लिए। तो यहाँ पे ये यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शंस होती हैं। तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं हमारे पास। पहला स्टेप क्या है कि हमें एक क्लास एक्सटेंड करनी है एक्सेप्शन के लिए। अब हमने अपनी एक्सेप्शन क्लास को एक्सटेंड कर दिया, जो हमारी ऑलरेडी एक्सेप्शन, हम उसमें एक और एक्सेप्शन ऐड कर रहे हैं, यूज़र डिफाइंड है तो हम उस क्लास को एक्सटेंड करेंगे। दूसरा स्टेप क्या है कि हम एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद हमें एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाना है और उस पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में हमें एक सुपर क्लास कॉल करनी है। चलो फिर उसके बाद हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेना है। तो अब हम देखते हैं, प्रोग्राम की हेल्प से समझते हैं ऐसे कि हम एक एक्सेप्शन बना रहे हैं कि हम एक अकाउंट चेक कर रहे हैं, अगर उस अकाउंट में 1000 रुपये से कम बैलेंस है तो वहाँ पे एक्सेप्शन होगी। अब 1000 रुपये से कम बैलेंस है तो भाई कंप्यूटर के पास तो एक कोई ऐसा डिफ़ाइंड एक्सेप्शन है नहीं, वो हमें खुद से डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन। तो पहले हमने एक क्लास बनाई, उसे एक्सटेंड कर दिया। देन उसके बाद हमने अकाउंट और बैलेंस, हम इन सब चीज़ों को डाल लें कि हमारे अकाउंट में क्या है, बैलेंस क्या है हमारा। अब ये इतनी बैंक की डिटेल्स हैं तो भाई हम इनके लिए प्राइवेट क्लास बनाएंगे, तो हमने 2 प्राइवेट क्लासेस बना दी। देन उसके बाद मैंने अभी ऊपर आप लोगों को बताया कि इसके स्टेप्स क्या हैं क्रिएट करने के। हमने क्लास बना दी, देन डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, उसके बाद पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। तो यहाँ पे भी हमने सेम वही करा, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद हमने एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना दिया। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाया, सुपर क्लास कॉल करी। उसके बाद फिर हम मेन बॉडी पे आ जाते हैं। मेन बॉडी के अंदर होता है हमारा ट्राई में हम लिखते हैं जो भी हमारा कंटेंट होता है जिसकी वजह से एक्सेप्शन आ सकता है, जिसमें एक्सेप्शन आ सकता है, हम वो सारी चीज़ें लिखते हैं। तो ट्राई में हमने पहले तो लिख दिया कि भाई हमारा अकाउंट क्या है, कस्टमर, बैलेंस क्या चीज़ है, एक लूप लगा दिया हमने, ठीक है। और हमारे अकाउंट नंबर, नेम, बैलेंस, ये सारी चीज़ें प्रिंट हो जाएंगी। अब हमें चेक क्या करना है, चेक करना है कि बैलेंस अगर 1000 रुपये से कम है तो हमारी एक्सेप्शन अगर होगी। तो अगर बैलेंस 1000 रुपये से कम है तो माई एक्सेप्शन मीन्स इक्वल्स टू न्यू माई एक्सेप्शन बैलेंस इज़ लेस देन 1000। बैलेंस जो है वो हमारा 1000 रुपये से कम हो गया है। तो अभी एक्सेप्शन हमारे पास कैश ब्लॉक में तो ऑलरेडी होगा नहीं, हमें डालना पड़ेगा। कैश ब्लॉक में तो वही बिल्ट इन एक्सेप्शंस होते हैं जो हमारे ऑलरेडी जावा में डिफाइंड होते हैं। तो हम इस एक्सेप्शन को थ्रो करेंगे। थ्रो किससे करते हैं, थ्रो कीवर्ड का यूज़ करके। तो हम थ्रो मी कर देंगे एंड देन उसके बाद वो कैच करेंगे। कैच में ये एक्सेप्शन हमारा कैच हो जाएगा। ये एक्सेप्शन एडेड हो गया कि माई एक्सेप्शन ई, तो ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, जो हमारा स्टैक है जिसमें ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, वो इसे ट्रेस कर ले एक्सेप्शन को। चलो उसके बाद आ जाते हैं इनबिल्ट एक्सेप्शन, जो मैं अभी इतनी देर से बता रही हूँ आप लोगों को कि जो जावा में ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं, ये प्री डिफाइंड होते हैं हमारे, और एक ये हरारकी में प्रेजेंट होते हैं। देन काफ़ी सारे एक्सेप्शन होते हैं हमारे पास। नल पॉइंटर एक्सेप्शन, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। नल पॉइंटर एक्सेप्शन का मतलब है कि भाई 0 से हमने कोई भी हमारी स्ट्रिंग है वो नल नहीं हो सकती, और हम कोई भी एक हमारी स्ट्रिंग है वो नल है, हमने उसकी लेंथ पूछी कि क्या है, वो तो नल हो गई हमारी, हमने कोई स्ट्रिंग डाल ही नहीं रखी, हम उसकी लेंथ पूछ रहे हैं तो वो नल पॉइंटर एक्सेप्शन हो गया। अरिथमेटिक एक्सेप्शन, हमने किसी चीज़ को 0 से डिवाइड कर दिया। अब हम 0 से डिवाइड करेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि 0 से तो डिवाइड हो ही नहीं सकता, तो ये हमारा अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ गया। एरर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, फाइल नहीं मिली, क्लास नहीं मिली, तो बहुत तरीके के एक्सेप्शंस हो सकते हैं हमारे पास। अब बिल्ड इन में भी हमारे पास फर्दर 2 क्लासिफिकेशन है। एक तो चेक्ड, अभी जो हमने पीछे एरर और एक्सेप्शन में डिफरेंस पढ़ा था उसमें हमने देखा था ना कि एक्सेप्शन हमारे चेक्ड भी हो सकते हैं, अनचेक्ड भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे चेक्ड एक्सेप्शन क्या होते हैं और अनचेक्ड एक्सेप्शंस क्या होते हैं। चेक्ड एक्सेप्शंस हमारे वो होते हैं जिन्हें हम कंपाइल टाइम पे चेक कर सकते हैं, वाइल अनचेक्ड को हम चेक नहीं कर सकते। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे ये हमारा चेक्ड एक्सेप्शन है। अब चेक्ड एक्सेप्शन में हमने 2 फाइल इंपोर्ट कर ली, एक तो जो हमारी फ़ाइल है जिसमें, और दूसरी
जिसमें हमें रीडिंग राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, और दूसरी हमारी फ़ाइल का एक्सेप्शन हमने कॉल कर लिया। फिर उसके बाद हमने एक मेन क्लास बनाई, देन मेन उसका वो लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूज। फिर हम ट्राई ब्लॉक में लिखेंगे फाइल इनपुट स्ट्रीम फाइल इज़ इक्वल्स टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम फाइल। इसका मतलब है कि अब उस फाइल को कॉल कर रहे हैं जिसमें हमें अपने ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। बेसिकली इनपुट स्ट्रीम हमारा यूज़ होता है फाइल में कोई भी रीड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। हमने ब्रैकेट में फाइल डॉट टेक्स्ट डाल दिया कि ये वाले जो फाइल है हमें ये चेक करनी है। हमने एक फ़ाइल प्रोवाइड करी। कोड में आगे हम कुछ भी कर सकते हैं, रीडिंग ऑपरेशन कर सकते हैं, राइटिंग ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन हमें पहले देखना है कि ये फ़ाइल है भी या नहीं, अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है। अगर ये फ़ाइल अवेलेबल नहीं होगी तो हम कैच में हम क्या डालेंगे कि फ़ाइल नॉट फाउंड ई, ये फ़ाइल है ही नहीं, और वो प्रिंट हो जाएगा ई डॉट गेट मैसेज। ये हमारा मैसेज आ जाएगा कि उस फाइल में वो जो हमारी हमने फ़ाइल ढूंढी है वो फ़ाइल है ही नहीं, ये एक एक्सेप्शन है। उसके बाद अनचेक्ड एक्सेप्शन, जो हम कंपाइलर को पता नहीं होते हैं एक्सेप्शंस के बारे में, चेक नहीं होती कंपाइल टाइम पे। फॉर एग्जांपल नल पॉइंटर एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। अब यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड ऑफ एक्सेप्शन का। तो हमने एक एरे डिफाइन करा जिसमें हमने 3 वैल्यूज़ प्रोवाइड करी, 1, 2 और 31। तो जो 1 वाली डिजिट पे वैल्यू है उसका इंडेक्स क्या है 0, जो 2 वाली डिजिट पे वैल्यू है उसका इंडेक्स क्या है 1, जो 31 पे है उसका इंडेक्स क्या है हमारा 2। और लेकिन हम ट्राई में एक वैल्यू कॉल कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि जो 5 वाले इंडेक्स पे वैल्यू है उसकी वैल्यू बताओ। हमारे पास टोटल इंडेक्स 3 है, हम 5 वाले इंडेक्स की वैल्यू कैसे बता सकते हैं, उस एरे की उतनी लिमिट ही नहीं है। तो एरे की लिमिट तो बाउंड हो गई है कि वो ऑलरेडी हमने बाउंडेड एरे दे रखा है। तो यहाँ पे हमारा एक एक्सेप्शन आ जाएगा कि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन हो गया है, फिर हम इसे प्रिंट कर देंगे इस मैसेज को। देन उसके बाद हमारी चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन में डिफरेंस है कि जो चेक्ड एक्सेप्शन है हम इन्हें कॉट कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन अनचेक्ड जो है वो हमारे एक्सप्लिसिटली हैंडल नहीं हो सकते, क्योंकि और दूसरी चीज़ फिर ये हमारे एग्जांपल दे देंगे आईओ एक्सेप्शन, दूसरा हमारा नल पॉइंटर एक्सेप्शन। अनचेक्ड को हम चेक्ड होते हैं कंपाइल टाइम में, और वो चेक्ड हमारे चेक्ड होते हैं कंपाइल टाइम में, अनचेक्ड हमारे चेक नहीं होते कंपाइल टाइम में। वहाँ पे तो हम देख सकते हैं कि भाई हमारी फ़ाइल है या नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो खुद हमारे हाथ में ना, हम खुद वो कर रहे हैं। पर यहाँ पे जैसे हमने ये वाला लिया था एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड वाला एक्सेप्शन लिया था, ये तो हमारे हाथ में है ना, हम एरे की वैल्यू और भी बढ़ा सकते हैं। ओके, हम उसे हैंडल कर सकते हैं चेक्ड वाले को थ्रो करके, या फिर ट्राई कैच थ्रो इन कीवर्ड्स को यूज़ करके। बाकी अनचेक्ड हमारे नेसेसरी नहीं है कि भाई हमें हैंडल करना ही करना है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। उसके बाद जो हमारा चेक्ड होता है वो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, बाकी ये हमारा प्रोग्रामिंग एरर होता है। अब चेक्ड हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स पे कैसे डिपेंड कर रहा है कि भाई अगर उसमें फ़ाइल है ही नहीं, वो फ़ाइल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। वो फ़ाइल है तो आगे वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, वरना तो एक्सेप्शन आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर प्रोग्रामिंग के ऊपर डिपेंड है कि भाई अगर हम उसमें एरे में अगर हम 5वें इंडेक्स तक वैल्यू देते, वो तो हमारे हाथ में ना एरे में कितनी वैल्यू दें, हम 5 दें, 10 दें, 15 दें, 100 दें, कितनी भी वैल्यूज़ दे सकते हैं। तो इसी वजह से हमारा एक प्रोग्रामिंग एरर है। दूसरा आता है हमारा बिल्ड इन और यूज़र डिफाइंड एरर। बिल्डिंग एरर में क्या होता है, जो हमारा एक्सेप्शन प्रोवाइड होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वजह से, और यूज़र डिफाइन एक्सेप्शन डिफ़ाइन करता है, प्रोग्रामर डिफ़ाइन करता है। यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली रेज़ हो जाता है इंटरप्रेटर से, ये हमारा ऑटोमेटिकली रेज़ नहीं होता इंटरप्रेटर से। बिल्ट इन एक्सेप्शन में क्या होता है, ये हमारे इनहेरिट होते हैं बेस एक्सेप्शन से, और वो हमारी सब क्लासेस से इनहेरिट होते हैं। दैन उसके बाद बिल्ट इन हमारे चेक्ड होते हैं, और यूज़र डिफ़ाइन हमारे अनचेक्ड होते हैं, और बिल्ट इन हमारे जनरली यूज़ होते हैं एरर यूज़ फॉर जनरल एरर हैंडलिंग क्रॉस एप्लीकेशन। और जो हमारे यूज़र डिफाइंड होते हैं वो कुछ स्पेसिफिक सिनेरियोज़ के लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने पीछे ही देखा था कि यूज़र डिफाइन में हमने एक बैलेंस वाला एग्जांपल दिया था, अगर अकाउंट में 1000 रुपये से कम बैलेंस है तो वो कुछ एक स्पेसिफिक सिनेरियोज़ हो गए, लेकिन वहाँ पे वो जनरल सिनेरियोज़ के लिए यूज़ होते हैं हमारे बिल्ट इन जो ऑलरेडी डिफ़ाइन होते हैं। तो यहाँ पे हमारा यूज़र डिफाइन में हमने फाइल नॉट फाउंड एरर लिखा है, बट ये यूज़र डिफाइन में नहीं आएगा, आप वही वाला एग्जांपल लिख कर आना है इसमें। और बिल्ट इन एक्सेप्शन में
ज़ीरो से डिवाइड कर दिया, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, उसमें कोई भी एक्सेप्शन आ सकता है। उसके बाद एक्सेप्शन हायरार्की क्या होता है? एक्सेप्शन हायरार्की हम यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइडेड है, आप वैसे क्वेश्चन आता नहीं है, अगर आए तो आप देख लेना। इसका मैं कंटेंट आपको समझा देती हूँ, बाकी ये कंटेंट आप पीडीएफ से रीड कर सकते हो। मैं पीडीएफ की लिंक प्रोवाइड कर दूँगी आप लोगों को। ऑब्जेक्ट है एक हमारा, ऑब्जेक्ट है वो एक क्लास को एक्सटेंड कर रहा है, एक थ्रोएबल क्लास को। अब उस थ्रोएबल क्लास भी अपनी दो क्लासेस को एक्सटेंड करती है। जो हमारी एक्सेप्शन की हायरार्की है वो किस तरीके से चलती है? पहले एक ऑब्जेक्ट है, वो हमारे एक थ्रोएबल क्लास को एक्सटेंड कर रही है। देन उस थ्रोएबल क्लास में दो चीज़ें हैं, एक एक्सेप्शन है और एक एरर है। और मैंने अभी ऊपर आपको एक्सेप्शन और एरर दोनों चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। अब JVM रिएक्ट कैसे करता है हमारा एक्सेप्शन में, तो चलो ये देखते हैं। हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था कि JVM क्या होता है। हमारा JVM हेल्प करता है कंपाइल करने में, आउटपुट निकालने में। तो यहाँ पे JVM क्या करता है? कोई भी हमारी एक्सेप्शन अकर हो गई, मान लो कोई भी हमारी एक्सेप्शन अकर हो गई है, पहला स्टेप में एक्सेप्शन अकर हुई। दूसरे स्टेप में क्या होगा? वो एक्सेप्शन थ्रो होगी, ट्राई कैच उसमें वो ट्राई होगा, ट्राई के बाद वो थ्रो में लिखा होता है तो वो एक्सेप्शन थ्रो होगी। अब वो एक्सेप्शन थ्रो हुई तो वो एक्सेप्शन कैच कैसे होगी थ्रो होने के बाद? यहाँ पे हमारी जो कैच ब्लॉक होती है उसमें बहुत सारी एक्सेप्शंस लिखी होती हैं। मान लो अगर हमारा कोई एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन हुआ तो हम उसे चेक करेंगे। थ्रो जो हमारा कैच ब्लॉक होगा, थ्रो वाली जो हमने एक्सेप्शन करी है उस थ्रोड एक्सेप्शन को चेक करेंगे, मैच करेंगे। अगर उसका कोई मैचिंग मिल गया हमें कैच ब्लॉक में तो हम उसे हैंडल कर सकते हैं। तो हमने सर्च करा, देन उसके बाद अगर हमारा वो मैचिंग मिल गया उसका, तो हमारा वो कंट्रोल मैचिंग पे शिफ्ट हो जाएगा कि जो हमारी कैच ब्लॉक में वो एक्सेप्शन है वो मैच हो गई है। देन उसके बाद इसका मतलब वो एक्सेप्शन हैंडल हो चुकी है। एक्सेप्शन हैंडल होने के बाद हमारी प्रोग्राम एज इट इज़ कंटिन्यू करेगी, अपनी एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू कर देगी, वो फिर रुकेगी नहीं। उसके बाद यहाँ पे एक डायग्राम है इसका, आप इसका रेफरेंस ले सकते हैं एग्जामिनर को समझाने के लिए। डायग्राम्स के काफ़ी मार्क्स होते हैं। देन जावा एक्सेप्शन कीवर्ड्स, यहाँ पे हमारे पास 4 तरीके के कीवर्ड्स होते हैं। पहला होता है हमारा ट्राई। ट्राई हमारा क्या होता है कि इसमें हमारी सारी एरर कंडीशंस होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये हमारा जो ट्राई होता है इसमें एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। अब इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। जो हमारे ट्राई है, फिर हमने उसमें स्टेटमेंट लिखी, फिर उसके बाद कैच। उसमें कैच जो हमारे ट्राई में जो भी एक्सेप्शन आई वो हमारा उसने जनरेट करी एक्सेप्शन, कैच में हमारा एक्सेप्शन प्रोसेस होगा। हमेशा हमारा ट्राई जो होता है उसके साथ हमेशा एक कैच आता है, कैच ब्लॉक ज़रूरी ही आएगा ट्राई के साथ। यहाँ पे एक एग्जांपल है, बाकी हमने पीछे 2 कोड पढ़े हैं। चेक्ड में भी पढ़ा है, अनचेक्ड एक्सेप्शन में भी पढ़ा है, बिल्ड इन में भी पढ़ा है, यूज़र डिफाइंड में, सब में ट्राई और कैच का यूज़ हो रहा है, तो आप वो वाले कोड्स भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कैच। कैच क्या है हमारा? कैच हमारे एक्सेप्शन को कैच करता है जो हमारी एक्सेप्शन थ्रोड हुई होती है। इसमें हमारे पास एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हो सकती हैं। देखो हम इसे एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे हमारा एक एरे है और उस एरे की जो 5th इंडेक्स है उसकी 30 वैल्यू है। अब हमने उसे 0 से डिवाइड कर दिया। भाई 0 से डिवाइड कर दिया तो ये तो हमारा अर्थमेटिक एक्सेप्शन हो गया। यहाँ पे बहुत सारे एक्सेप्शंस लिखे हैं, तो यहाँ पे ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन हो गया, वो एक्सेप्शन अकर हुआ, एक्सेप्शन थ्रो हो गया। अब थ्रो होने के बाद वो मैच करेगा, कैच में इतने सारे एक्सेप्शंस लिखे हुए हैं, मैचिंग। अब इसे अपना मैचिंग एक्सेप्शन पहले पे ही मिल गया, एक्सेप्शन अर्थमेटिक एक्सेप्शन पहले वाले पे मिल गया। अब जो हमने इतने सारी वर्ड्स लिख रखे हैं, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन और हमारा पेरेंट एक्सेप्शन, बहुत सारी चीज़ें लिख रखी हैं, तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये इग्नोर हो जाएंगी और हमारा प्रोग्राम फर्दर एग्जीक्यूट करेगा क्योंकि इसे पहला एक्सेप्शन मिल गया। देन फाइनली में क्या होता है? फाइनली में कोई भी अगर एक ऐसा एक्सेप्शन है जो ट्राई के बाद कैच में हमारे से वो एक्सेप्शन हैंडल नहीं हुआ, तो भाई मैं एक्सेप्शन तो हैंडल करना पड़ेगा भाई, प्रोग्राम को हमें प्रॉपरली उसका फ़्लो मेंटेन करके रखना है। तो वो सारी चीज़ें हमारी फाइनली जो वो करता है, हमारे एक्सेप्शंस को हैंडल करता है। तो ट्राई के बाद हम डायरेक्टली फाइनली भी यूज़ कर सकते हैं और ट्राई के बाद हम ऐसे भी हो सकता है कि ट्राई के बाद हमने कैच यूज़ करा और देन कैच के बाद हम फाइनली यूज़ कर रहे हैं। देन उसके बाद यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हमने एक कोड लिखा, उसमें 25 डिवाइडेड बाय 5 करा, कैच में हमने डाल दिया नल पॉइंटर एक्सेप्शन कि, लेकिन ये नल पॉइंटर तो है ही नहीं, वो तो हुआ ही नहीं। फाइनली में क्या है? फाइनली ब्लॉक इज़
ऑलवेज एग्जीक्यूटेड, इसका मतलब कि हमारा जो ब्लॉक है वो हमेशा एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया और लिखा आ गया कि फाइनली ब्लॉक इज़ ऑलवेज एग्जीक्यूटेड और बाकी का कोड। ठीक है, अब उसके बाद थ्रो क्या होता है। थ्रो कीवर्ड हमने पहले एग्जांपल में देख लिया है, तो आपको इसमें इतनी थ्योरी की नीड नहीं है, आपको बस एक चीज़ याद रखनी है, पीछे हमने जो बैलेंस वाला कोड लिखा था आप वही सेम कोड लिख सकते हो, आपको ज़्यादा कोड लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैंने डिफरेंट कोड्स प्रोवाइड करे हुए हैं, बट स्टिल एग्ज़ाम्स आर वेरी नियर, तो आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने अभी 2 कोड कराए हैं, जो यूज़र डिफ़ाइन में और बिल्ड इन में और चेक्ड और अनचेक्ड में, वहाँ पे हमने यूज़र डिफ़ाइन में उसमें तीनों कीवर्ड्स आ रहे हैं हमारे, एक ट्राई भी आ रहा है, कैच भी आ रहा है और थ्रो भी आ रहा है, तो वही सेम कोड आप यहाँ पे लिख सकते हो, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो हमारा एक बार देख लेते हैं थ्रो कीवर्ड क्या होता है। ये हमारा थ्रो करता है एक्सप्लिसिटली किसी एक्सेप्शन को, और ये हमारा थ्रो एक वर्ड है, सेंटेक्स इसका क्या है, थ्रो करके यूज़ होता है। और जो थ्रोज होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, वो हमारे यूज़ होते हैं एक एक्सेप्शन को डिक्लेयर करने के लिए। अब उसके बाद आता है हमारा इनपुट आउटपुट बेसिक्स। इनपुट आउटपुट बेसिक्स में क्या है, हमारा जावा एक स्ट्रीम क्लासेस की डेरिवेशंस हैं। तो ये हमारी इनपुट आउटपुट स्ट्रीम क्या करते हैं, हमारी रीडिंग और राइटिंग के लिए काम आते हैं, और ये हमारे जावा डॉट आईओ डॉट पैकेज में प्रोवाइड होते हैं सारी, मतलब इसमें ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, रीडिंग राइटिंग के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं। अभी हमारी 2 तरीके की होती हैं, एक तो होती है हमारी बाइट स्ट्रीम क्लासेस और दूसरा होता है हमारा कैरेक्टर स्ट्रीम क्लासेस। तो बाइट स्ट्रीम क्लासेस में क्या है हमारा, ये हमारे रिप्रेजेंट करती हैं क्लासेस को, जिसमें इनपुट स्ट्रीम होती है, आउटपुट स्ट्रीम, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती हैं। यहाँ पे हम अपनी 8 बिट बाइनरी डेटा पे वर्क कर सकते हैं, 8 बिट बाइनरी डेटा लेवल पे हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। और ये हमारा जावा डॉट आईओ डॉट पैकेज का पार्ट है, वो हमने ऊपर भी देखा था। देन उसके बाद यहाँ पे हम जो रीडिंग राइटिंग करते हैं वो हमारी किसी वीडियो, इमेज या फिर टेक्स्ट के लिए होता है। यहाँ पे हमारे लो लेवल ऑपरेशंस होते हैं। अब ये 2 तरीके का होता है, एक तो इनपुट स्ट्रीम, दूसरा आउटपुट स्ट्रीम। इनपुट स्ट्रीम हमारा रीड करने के लिए यूज़ होता है, आउटपुट स्ट्रीम हमारा लिखने के लिए यूज़ होता है, राइट करने के लिए यूज़ होता है। अब इसका सिंटेक्स क्या है इनपुट वाले का, फाइल इनपुट स्ट्रीम, उसका फिर सोर्स क्या है स्ट्रीम का, देन न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम, एंड देन ब्रैकेट में हम उस फाइल का नाम लिखेंगे। part2 फाइल का मतलब है जो फाइल जो हम खोल रहे हैं उसका नाम। आउटपुट वाले में सेम सिंटेक्स है, बस इनपुट की जगह आउटपुट आ जाएगा यहाँ पर। देन दिस इज़ नथिंग, यू जस्ट डोंट नीड टू रिमेंबर ये जो यहाँ पे मैंने इतना सारा कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद हम कैरेक्टर स्ट्रीम्स पे आ जाते हैं। कैरेक्टर स्ट्रीम क्या करती है, वहाँ पे 8 बिट पे हमारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे थे, यहाँ पे 16 बिट पे वो कर सकता है, मतलब डबल ऑपरेशंस परफॉर्म्स हो सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे हम रीडिंग राइटिंग इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में भी कर सकते हैं, ये हमारा हायर लेवल के लिए होता है। और दूसरा हमारा इसमें रीड करने के लिए फ़ाइल रीडर होता है, राइट करने के लिए फ़ाइल राइटर होता है। वहाँ पे इनपुट स्ट्रीम्स और आउटपुट स्ट्रीम्स थी, तो यहाँ पे ये एक साथ 2 बाइट को रीड करता है। वहाँ पे एक बाइट रीड हो रही थी, यहाँ पे 2 बाइट रीड एक साथ हो सकती है। इसका सिंटेक्स क्या है, फाइल रीडर इन इज इक्वल्स टू न्यू फाइल रीडर part2 फाइल, और फिर फाइल राइटर में रीडर की जगह राइटर आ जाएगा। उसके बाद हम कोड देख लेते हैं। बाइट स्ट्रीम का कोड क्या है, हमने एक बाइट स्ट्रीम एरे इंपोर्ट करा, देन क्लास बनाई, मेन फंक्शन लिखा, एरे डिस्क्राइब करा हमने, जो भी एरे में हमें यहाँ पे स्ट्रीम बनानी है। तो हमने यहाँ पे एक इनपुट स्ट्रीम से, हम वहाँ पे 2 तरह की स्ट्रीम थी, इनपुट और आउटपुट। तो यहाँ पे इनपुट स्ट्रीम से हम दिखा रहे हैं एग्जांपल। तो बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम इनपुट इज इक्वल्स टू न्यू बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम, एंड देन अंदर हमने एरे लिख दिया, क्योंकि हमने हमारी जो फाइल है उसमें हम इस एरे को रीड कर रहे हैं। तो ठीक है, फिर हमने क्या करा, एक लूप चला दिया कि भाई आई को हमें रीड करना है। इनपुट हमारा किस लिए यूज़ होता है, इनपुट स्ट्रीम रीडिंग के लिए यूज़ होती है, और आउटपुट स्ट्रीम हमारी राइटिंग के लिए यूज़ होती है। तो हमने एक लूप चलाया कि वो आई से 0 तक, अभी आई हमारा 0 पे है, स्टार्टिंग से हम रीड कर रहे हैं। कब तक हम रीड करेंगे, जब तक एरे की लेंथ जो आई है वो हमारा एरे की लेंथ के जितना नहीं हो जाता, या फिर उससे बड़ा नहीं हो जाता।
तो तब तक हम उसे आई प्लस प्लस करते रहेंगे, लूप हमारा चलता रहेगा और एक एक करके वीडियो जो भी हमने डिजिट्स डाली हैं या जो भी हमारी बाइट्स हैं, जो भी टेक्स्ट है, इमेज है, जो भी है, वो हमारा रीड होता रहे उसकी लेंथ के जितना। अब रीड करने के लिए हम क्या लगाते हैं, डॉट रीड लगाते हैं। तो हम इस डेटा में क्या करेंगे, इनपुट डॉट रीड। अब हम उसे फिर प्रिंट कर देंगे और जो भी हमारी वैल्यूज़ है उसे कॉमा से सेपरेट कर दिया। अब कोई भी फाइल अगर हम ओपन करते हो तो भाई उसे क्लोज़ तो हमें करना ही है। तो इनपुट डॉट क्लोज से हमने उसे क्लोज़ कर दिया एंड देन उसके बाद हमने कैच एक्सप्रेशन डाल दी कि अगर कोई भी इसमें एरर आ जाता है तो वो जो या कोई एक्सेप्शन आ जाता है तो वो एक्सेप्शन कैच में हमारा हैंडल हो सके और ई डॉट गेट स्टैक ट्रेस, स्टैक हमारा ट्रेस हो जाए। नेक्स्ट आता है हमारा कोड फॉर कैरेक्टर स्ट्रीम्स। वहाँ पर हमने बाइट्स ली थी, यहाँ पे हम कैरेक्टर्स ले लेंगे। जैसे कि वहाँ पे 10, 20 एंड 30 नंबर्स लिए थे, यहाँ पे हम एक हेलो स्ट्रिंग ले रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग्स लेते हैं। तो यहाँ पर भी वही है कि हमने कैर एरे रीडर रीडर इज इक्वल्स टू न्यू कैर एरे रीडर एरे, जो हमने पीछे एक सिंटेक्स पढ़ा था, रीडर का सिंटेक्स क्या था। कैरेक्टर में दो तरीके के होते हैं, रीडर और राइटर। तो यहाँ पे उसका सिंटेक्स लिख दिया हमने। अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, चेक करेंगे। हमने इंट कैर रीड डाला, हम चेक करेंगे जब तक हम इसे रीड करेंगे जब तक जो हमारा रीडर है वो उसकी वैल्यू -1 तक नहीं हो जाती। जो हमारा स्टैक है, हमारा स्टैक एम्प्टी कब होता है, जब उसकी वैल्यू -1 होती है। तो हमने रीडर डॉट, और रीड कैसे करते हैं हम, डॉट रीड ऑपरेशन से। बस वहाँ पे हमने चीज़ें अलग अलग करके लिखी हुई थी। यहाँ पे पहले ये इनपुट डॉट रीड, उससे पहले एक लूप चला दिया था। यहाँ पे हमने एक साथ ही लिख दिया है कि जब तक वाइल कैरेक्टर रीड हमारी किसके इक्वल होगी, रीडर डॉट रीड। यहाँ पे हम कर रहे थे इंट डेटा इज इक्वल्स टू इनपुट डॉट रीड। अब यहाँ पे रीडर है तो कैरेक्टर रीड इज इक्वल्स टू रीडर डॉट रीड, और इट इज़ जब तक ये हमारा -1 के इक्वल नहीं हो जाता, 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू -1, तब तक वो हमारा रीड करता रहेगा। मतलब हमारी सारी स्ट्रिंग्स रीड हो जाएंगी। और फिर उसके बाद हम SOPLN कर देंगे रीडर को और कॉमा से सेपरेट करेंगे। अब हम अपनी फ़ाइल को क्लोज़ करेंगे। अब हमारी फ़ाइल क्लोज़ हो जाएगी, देन उसके बाद हमें कैच करना है। अगर कोई एक्सेप्शन आ जाता है, ये तो हमने ट्राई ब्लॉक में लिख दिया सारी चीज़ें। अगर कोई एक्सेप्शन आया तो उसे कैच भी तो करना पड़ेगा। तो एक्सेप्शन ई एंड देन मैसेज प्रिंट कर देंगे ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। तो यहाँ पे बाइट और कैरेक्टर स्ट्रीम में यहाँ पे डिफरेंस भी मैंने प्रोवाइड करा हुआ है। वैसे तो आपके पास काफ़ी कंटेंट है डिफरेंस लिखने के लिए। पहला पॉइंट तो आप वही लिख सकते हैं कि इस बाइट में 8 बिट लेवल पे होता है, कैरेक्टर में 16 बिट। दूसरी चीज़ की उसमें इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम्स होती हैं रीडिंग राइटिंग के लिए। यहाँ पे हमारा रीडर और राइटर होता है रीडिंग राइटिंग के लिए। दूसरी चीज़ की वहाँ पे 1 बाइट पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, यहाँ पे दो बाइट एक साथ रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। फिर उसके बाद 4th पॉइंट हमारा हो गया कि भाई वहाँ पर बाइट वाले में वो लो लेवल ऑपरेशंस थे, यहाँ पर हमारे हाई लेवल ऑपरेशंस है। और फिर 5वां हम एक कोड प्रोवाइड कर देंगे, एक एग्जांपल प्रोवाइड कर देंगे। तो ये हमारा कंटेंट मोर देन एनफ है 7 मार्क्स के लिए। बाकी आप चाहो तो इसमें से भी कुछ पॉइंट्स ले सकते हो, इजी पॉइंट्स ले लो। दूसरी बाइट में हमारा किस लिए यूज़ होता है, बाइनरी डेटाज के लिए, जैसे कि इमेज हो गया, ऑडियोज़ हो गया, वीडियो हो गया। और फिर हमारा कैरेक्टर स्ट्रीम क्या हो गया, हमारे डेटा स्ट्रिंग्स वगैरह के लिए हो गया। बाइट स्ट्रीम हमारा कम एफिशिएंट है ऑब्वियसली, इतनी सारी चीज़ें हमने देख ली, लो लेवल ऑपरेशंस हो रहा है तो कम एफिशिएंट तो होगा ही। और कैरेक्टर स्ट्रीम हमारा मोर एफिशिएंट है। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव इज़ रीडिंग अ फाइल। अब हम फाइल को रीड कैसे करते हैं। फ़ाइल को रीड करने के लिए हमारे पास बहुत सारे कुछ स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप क्या है कि पहले हमने उस इंस्टेंस को बुलाया फ़ाइल को, देन उसके बाद हम उस एरे को, उसमें एक एरे बनाएंगे जो भी हमें उस इतनी बड़ी फ़ाइल है। अब हमें पूरी फ़ाइल रीड करनी है तो पूरे को हम मेंशन कर देंगे, वरना तो अगर हमें उसमें से कोई चंक ऑफ डेटा रीड करना है, जो भी हमें डेटा रीड करना है, हम उस डेटा को प्रोवाइड करेंगे एरे की फॉर्म में। फिर उसके बाद हम एक रीड मेथड यूज़ करेंगे। रीड करने के लिए हम डॉट रीड ऑपरेशन परफॉर्म करते आ रहे हैं, ऊपर से हम देख रहे हैं। देन उसके बाद अगर हमारा फिर कंटिन्यू करेंगे रीडिंग को जब तक हमारा वो मॉड्यूल 1 के इक्वल नहीं हो जाता। एंड देन उसके बाद हम उस फाइल को क्लोज़ कर देंगे जब हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे हमने इंपोर्ट करी एक लाइब्रेरी, देन क्लास बनाई, मेन फंक्शन तक लिखा। उसके बाद हमने ट्राई ब्लॉक में एक फ़ाइल कॉल करी, इनपुट स्ट्रीम की फ़ाइल कॉल करी। देन उसके बाद हमने बफर को हम दूसरा स्टेप क्या देखा था, फ़ाइल कॉल करने के बाद हमने एक एरे बनाना है जहाँ उसमें एक चंक ऑफ डेटा प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे हमने एक एरे बनाया बाइट बफर
और न्यू बाइट हमारा क्या है, उसमें हमने चंक प्रोवाइड कर दिया 1024 तक हमें डेटा रीड करना है। अभी हमारा रीड काउंट क्या है, रीड काउंट अभी हमारा है 0। अभी वो हमारा कुछ भी रीड नहीं कर रहा है अभी तक हमारे प्रोग्रामर ने, तो अभी वो रीड काउंट उसका 0 है। अब हम उसे रीड कैसे करेंगे, वाइल बाइट रीड इज़ इक्वल्स टू फाइल इनपुट डॉट रीड। हम रीड कर रहे हैं तो डॉट रीड लगाएंगे, और किस चीज़ को रीड कर रहे हैं, हम बफर को रीड कर रहे हैं, तो इनपुट स्ट्रीम डॉट रीड बफर और इट इज़ नॉट इक्वल। जब तक हम रीड करते रहेंगे जब तक वो हमारा -1 के इक्वल नहीं हो जाता, मतलब जो ये हमारे डेटा है 1024, जब तक ये सारा डेटा हम रीड नहीं कर देते स्टैक से, हम एक एक डेटा रीड करते रहेंगे, वो स्टैक से पॉप होता रहेगा, जैसे ही पॉप होता रहेगा एक ऐसी कंडीशन आएगी हमारा स्टैक एम्प्टी हो जाएगा, -1 पे पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे जब तक ये -1 पे नहीं पहुंच जाता, हमारा स्टैक खाली नहीं हो जाता, तब तक हमें वो रीड करना है, और फिर हम इसे प्रिंट कर देंगे कि न्यू बफर की स्ट्रिंग है, वो 0 तक आ जाएगी, बफर को रीड करना है। अब हमारा ये सारा काम हो चुका है, फ़ाइल को हमने रीड कर लिया। अब फ़ाइल रीड कर ली है, फ़ाइल खुली थी ऊपर तो वो बंद भी करनी पड़ेगी, तो हमें क्या करना है, फ़ाइल को क्लोज़ करना है, इनपुट फाइल इनपुट डॉट क्लोज़। अभी फिर उसके बाद हम ट्राई में हमने ये सब कुछ लिख दिया, अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो हमारा कैच से कैच हो जाएगा। और फिर राइटिंग अ फाइल के लिए हम बेसिकली सेम ही कोड प्रोवाइड करना है, रीड की जगह राइट आ जाएगा और इनपुट की जगह आउटपुट, ये हमारा सेम ही कोड है। बाकी आप देखना चाहो तो एक बार गो थ्रू कर सकते हो उस कोड के, बट द ओनली डिफरेंसेस वहाँ पे डॉट रीड लगा रहे थे, अब हमें यहाँ पे बाइट्स चाहिए, यहाँ पे हम लिख रहे हैं बाइट, तो यहाँ पे डेटा डॉट गेट बाइट्स कर देंगे इनपुट, और डॉट रीड की जगह डॉट राइट। नेक्स्ट कि हमें इनपुट कैसे मिलता है, हमें इनपुट मिलता है एक स्कैनर क्लास से। स्कैनर क्लास में बहुत सारे पैकेजेस होते हैं जहाँ से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उस ऑब्जेक्ट से हमें बहुत सारे मेथड्स प्रोवाइडेड होते हैं, तो वहाँ से हमें इनपुट मिलता है। दैन फाइल हैंडलिंग क्या होता है, हम फाइल में सारी चीज़ें जो प्रोग्रामर हैंडल करता है, एक फ़ाइल में रीडिंग कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं, फ़ाइल को चेंज कर सकते हैं, उसे मैनिपुलेट करते हैं, तो यही सारे ऑपरेशंस जो होते हैं, तो वो हमारा क्या जो उन्हें हैंडल करते हैं उसे हम उस मेथड को हम फाइल हैंडलिंग मेथड बोल देते हैं। दैन थ्रेड क्या होता है, हमारा थ्रेड होता है हमारा एक लाइट वेट प्रोसेस है, और ये अलाउ करता है कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन ऑफ कोड। अब यहाँ पर हमारे जो जावा है वो हमारा मल्टी थ्रेडिंग सपोर्ट करता है। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब है वो अलाउ कर रहा है प्रोग्राम को कि बहुत सारे टास्क जो हैं वो हमारे पैरेलल में परफॉर्म हो रहे हैं, और ये हमारी एक बहुत छोटी यूनिट है, इट इज़ अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन विद इन अ प्रोसेस विच इज़ केपेबल ऑफ बीइंग मैनेज इंडिपेंडेंटली। बहुत ही छोटी यूनिट है, एक शेड्यूलर जो है वो उसे इंडिपेंडेंटली मैनेज कर सकता है, हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, एक शेड्यूलर की हेल्प से ही मैनेज हो जाएगी। और यहाँ पे जो हमारे थ्रेड होते हैं वो हमारे java डॉट lang डॉट थ्रेड में पाए जाते हैं। देन हमारे पास कुछ सिग्निफिकेंसेस हैं थ्रेड के, तो पहला है हमारा कॉन्करेंसी। थ्रेड जो होता है वो हमारा थ्रेड एनेबल करता है कॉन्करेंट एग्जीक्यूशंस को, एग्जीक्यूशन जो हमारे टास्क में जितनी भी एग्जीक्यूशन हो रही है वो हमारी कॉन्करेंट हो। दूसरा मल्टीटास्किंग, हम मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। रिस्पॉन्सिव, अगर कोई ऐसा टास्क है जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन फिर भी हमारा जो थ्रेड है उस टाइम कंज्यूमिंग टास्क में रिस्पॉन्स करता है। ऐसा नहीं है कि हमारा कोई टास्क है वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन फिर भी टाइम कंज्यूमिंग है तो हमें उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो थ्रेड इज़ रिस्पॉन्सिव। दैन पैरेललिज्म, यहाँ पे पैरेलल में हम मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग तो हो रही है लेकिन वो पैरेलल टास्किंग भी हो रही है। देन एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, यहाँ पे क्या होता है कि जो हम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं वो हमारा बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है मेन टास्क से। अगर इसमें कुछ ग्लिच आ गया या फिर कुछ डिसरप्ट आ गया तो हमारे वो मेन टास्क को अफेक्ट नहीं करेगा। देन रिसोर्स शेयरिंग, सारे थ्रेड्स हमारे सेम रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। अब थ्रेड की लाइफ साइकिल क्या है, पहले हमारा एक थ्रेड बॉर्न हुआ, मतलब कोई भी हमारा एक थ्रेड बना, देन उसके बाद हमने उसे इनिशिएट कर दिया स्टार्ट मेथड से। देन उसके बाद रनेबल, जो हमारा जो भी थ्रेड बना है वो जस्ट उसके बाद हमारे रनेबल स्टेट में आ जाता है। जो भी हमारी यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी में थ्रेड होते हैं वो सारे वो मेन मेमोरी में जाते हैं, एंड देन वहाँ से डिसाइड होता है कि भाई जो भी हमारा रेडी होता है रन करने के लिए इन सारे थ्रेड्स में, वो उनमें से कौन सा हमारा रनिंग में जाएगा
या तो वो उस बेसिस पर डिसाइड होता है, या फिर वो हमारा शेड्यूलर, जो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होते हैं बहुत सारे, उन बेसिस पे डिफाइन होता है। देन उसके बाद रनिंग स्टेट आ जाती है। रनिंग स्टेट में जो भी हमारा सेलेक्ट हुआ होता है थ्रेड रन करने के लिए, वो थ्रेड हमारा रन करता है, उसकी प्रॉपर एग्जीक्यूशन होती है। और उस एग्जीक्यूशन में या तो वो डायरेक्ट हमारा टर्मिनेट हो सकता है अगर उसकी एग्जीक्यूशन ख़त्म हो गई, या फिर उसमें दो केसेस आ सकते हैं, एक तो ब्लॉक्ड केस और एक वेटिंग। ब्लॉक्ड केस में क्या है, नॉन रनेबल, मतलब जो जो अभी नहीं रन कर रहे हैं वो वाले कोड्स वो वाले अभी बीच में आ गए हैं। या फिर हमारा वेटिंग, मतलब कोई भी हमारा थ्रेड है, वो इनपुट आउटपुट आ गया, अभी वो मतलब उसके पास रह गया है, एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, लेकिन इनपुट आउटपुट की वजह से अभी उसे वेट करना पड़ रहा है, तो वो वेटिंग क्यू में जाता है। देन जैसे ही उसका इनपुट आउटपुट टाइम ख़त्म हो जाएगा, वो वापस हमारा रनिंग क्यू में चला जाएगा। और जब उसकी एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाएगी, वो टर्मिनेट में आ जाए, टर्मिनेट ब्लॉक में आ जाएगा। ये हमारी डेड ब्लॉक होता है। यहाँ पे जो भी हमारा काम होता है उस थ्रेड का, वो ख़त्म हो जाता है और थ्रेड हमारा डेड हो जाता है। थ्रेड मतलब यहाँ पे वेट कर रहा होता है कि वो सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में आया, तो यहाँ पे वो वेट करता है कि वो मेन मेमोरी से अब सेकेंडरी मेमोरी में चला जाए। अब हम क्रिएट कैसे करते हैं थ्रेड को? हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक तो एक्सटेंड मेथड और दूसरा रनिंग मेथड, रनेबल इंटरफेस मेथड। तो जो हमारा एक्सटेंड मेथड क्या होता है, इसमें हम इस क्लास को एक्सटेंड करते हैं, ओवरराइड कर देते हैं रन मेथड को। रन मेथड ओवरराइड करने से क्या होता है, हमारा जो भी कोड है वो हमारा एग्जीक्यूट होगा अब नए थ्रेड में। तो हमने क्लास, इसके एग्जांपल देख लेते हैं। हमने एक क्लास बनाई, क्लास माई थ्रेड एक्सटेंड थ्रेड, देन पब्लिक वॉइड रन, और फिर हमने वो प्रिंट कर दिया उसके अंदर। मैंने अभी बताया ये हमेशा रन मेथड को फॉलो करता है, तो यहाँ पे पब्लिक वॉइड रन करेंगे तो हम प्रिंट करेंगे दिस इज़ अ न्यू थ्रेड, ये हमारा एक नया थ्रेड है। फिर हमने मेन क्लास बनाई, मेन क्लास में हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया और थ्रेड को थ्रेड डॉट स्टार्ट कर दिया। अब इम्प्लीमेंटिंग थ्रू रनेबल इंटरफेस, इसमें क्या होता है, हमारा रनेबल इंटरफेस में वहाँ पे हम एक्सटेंड कर रहे थे, यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसे, बस इतना ही डिफरेंस है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे न्यू माई थ्रेड था, यहाँ पे न्यू माई थ्रेड अंदर हम इसमें मेंशन करेंगे ये रनेबल है हमारा, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी पूरा कोड हमारा सेम है। उसके बाद आ जाता है हमारा थ्रेड प्रायोरिटी। अगर बहुत सारे थ्रेड एक साथ आ गए तो हम उसमें प्रायोरिटी, जो जैसे पहले प्रायोरिटी मिली है सीपीयू शेड्यूलर से या सीपीयू शेड्यूलिंग के जो एल्गोरिदम है उनकी बेसिस में, या फिर जो भी प्रायोरिटी हमारी सेट है, तो उसे हम थ्रेड प्रायोरिटी बोलते हैं। अगर कोई प्रायोरिटी दी नहीं है हमें, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी 5 होगी और उसे हम नॉम प्रायोरिटी बोलते हैं। और हमारी मिनिमम प्रायोरिटी 1 होती है और मैक्सिमम प्रायोरिटी 10 होती है। और अगर कोई नहीं दी होती तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी नॉम प्रायोरिटी ही होती है। फिर उसके बाद अगर हमें प्रायोरिटी में दो मेथड होते हैं। अगर हमारे पास कोई प्रायोरिटी नहीं दी तो वो तो हमारी नॉम प्रायोरिटी है 5, लेकिन अब अगर हमें कोई प्रायोरिटी डालनी है तो हम उसे सेट की हेल्प से डालेंगे, डॉट सेट मेथड से डालेंगे। और अगर हमें कोई प्रायोरिटी जाननी है कि इसकी प्रायोरिटी क्या है, तो हमें गेट मेथड से पता चलती है। तो यहाँ पे हम एक कोड देख लेते हैं। हमने एक कोड लिया और वहाँ पे हमने भाई एक्सटेंड कर दी, थ्रेड क्लास एक्सटेंड कर दी, देन मेन हमने फिर पब्लिक वॉइड रन करा कि इस रन मेथड के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। तो हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए 3 कि थ्रेड डेमो 1 इज़ इक्वल्स टू न्यू थ्रेड डेमो, ऐसे 3 थ्रेड बना लिए हमने। फिर हमें अभी तक तो हमने यहाँ पे इनकी कोई प्रायोरिटी डिफ़ाइन नहीं करी है, लेकिन हम पूछ रहे हैं कि इनकी प्रायोरिटी को प्रिंट करो, तो वो ऑटोमेटिकली 5 प्रिंट होकर आएंगे। लेकिन अभी हम अगर इनकी प्रायोरिटी को सेट कर देते हैं, जैसे हमने पहले थ्रेड की प्रायोरिटी 2 कर दी, दूसरे की 5 कर दी, तीसरे की 8 कर दी, उसके बाद हम बोल रहे हैं कि भाई इसकी प्रायोरिटी बताओ, तो वो हमारी अब जो आउटपुट आएगा वो हमारी वही प्रायोरिटी आएंगी जो हमने सेट करी है। नीचे का कोड आपको एग्ज़ाम फॉर्मेट के लिए सिर्फ इतना कोड सफिशेंट है, बाकी एक्स्ट्रा आप इसका रेफरेंस ले सकते हो। 1-2 लाइनें एक्स्ट्रा लिख रही हैं, लेकिन आप वहाँ तक भी लिखोगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे। ये एकदम लास्ट टाइम है, एग्ज़ाम्स में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, इसलिए मैं ज़्यादा एलैबोरेट नहीं कर रही हूँ। जहाँ जितना सफिशेंट है मैं आपको उतना मटेरियल प्रोवाइड कर रही हूँ, एंड दिस इज़ मोर देन सफिशेंट, आई एम अगैन सेइंग। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा लास्ट टॉपिक, सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन क्या है? अगर बहुत सारे थ्रेड एक साथ आ गए हैं, कैसी सिचुएशन आ गई है कि भाई बहुत सारे थ्रेड आ गए हैं, अब हमें नहीं पता इनमें से किसे रिसोर्स देना है हमें, तो अब हम उसे हैंडल कैसे करेंगे? तो सिंक्रोनाइजेशन वही हमारी एक ऐसा प्रोसेस है जो इन सब चीज़ों को हैंडल करता है। कैसी सिचुएशन आ गई है
तो अब वो सिंक्रोनाइजेशन की हेल्प से हम इसे सॉल्व करेंगे कि वो बताएगा कि भाई किसे पहले देना है। तो हमारा ये मेनली किस लिए यूज़ होता है, एक तो थ्रेड इंटरफेस को प्रिवेंट करने के लिए, और दूसरा हमारा ये प्रिवेंट करने के लिए जो हमारी कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम हो रही है। अगर थ्रेड हमारा अच्छे से कंसिस्टेंटली चल रहा है और बहुत सारे थ्रेड आ गए हैं तो उसने उसकी कंसिस्टेंसी को डिसरप्ट कर दिया है। तो अब सिंक्रोनाइजेशन दो तरीके के होते हैं, एक तो वो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन हो सकता है कि भाई प्रोसेस में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है तो वो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन हो गया। दूसरा हमारे थ्रेड में प्रॉब्लम होगी ये वाली सेम, तो वो थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन हो गया। थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन हमारा दो तरीके का होता है, एक तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव और एक कोऑपरेटिव इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन इन जावा। म्यूचुअल एक्सकल्शन में क्या होता है, हमारा एक एक करके थ्रेड सॉल्व होता है कि मतलब एक थ्रेड आया, एक को ही अलाउ करेगा, रिसोर्स देगा, सिर्फ एक को ही रिसोर्स मिलेगा, बाकी तब तक वेट करो। तो यहाँ पे हमारे पास तीन मेथड है, एक तो सिंक्रोनाइजेशन मेथड। सिंक्रोनाइजेशन में मेथड में क्या है कि एक थ्रेड आया, उसे ही हमने रिसोर्स प्रोवाइड कर दिया, बाकी जो है वो हमारे ब्लॉक्ड हो गए हैं, हमने उसके अंदर लॉक लगा दिया। जो हमारे क्रिटिकल सेक्शन है वो हमारा जो थ्रेड है वो क्रिटिकल सेक्शन में आया और हमने भाई लॉक लगा दिया। दूसरा अभी एक थ्रेड हमारे पास ऑलरेडी अंदर है, उसके पास रिसोर्स है, जब उसका काम ख़त्म हो जाएगा तुम जब भी आ सकते हो। तो यहाँ पे हमने लॉक लगा दिया कि तुम इस ताले को तोड़ के आ ही नहीं सकते। तो यहाँ पे हम एग्जांपल प्रोवाइड कर रहे हैं, पब्लिक सिंक्रोनाइज्ड वॉइड ऑब्जेक्ट्स लॉक थ्रो। तो यहाँ पे हमने फिर एक लूप चला दिया, देन थ्रेड डॉट स्लीप 500। तो यहाँ पे जो हमारा कोड है, हमने यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि भाई एक ही टाइम पर जो हमारा सिंक्रोनाइज मेथड है, यहाँ पे सिर्फ एक ही थ्रेड आ सकता है एक ही टाइम पे। दूसरा थ्रेड हमारा कुछ भी कर लो वो आ ही नहीं सकता। हमने एक लॉक लगा दिया, यहाँ पे जो लिखा हुआ है पब्लिक सिंक्रोनाइज वॉइड, देन उसके बाद वॉइड ऑब्जेक्ट लॉक। तो यहाँ पे हमने लॉक प्रोवाइड करा हुआ है, तो इसका मतलब हमने लॉक लगा दिया है। अब दूसरा कोई और मेथड है वो आ नहीं सकता। देन उसके बाद हमने एक लूप चलाया, देन थ्रेड डॉट स्लीप 500। यहाँ पे स्लीप का मतलब क्या है, स्लीप का मतलब है कि हमने जो लॉक लगाया है वो रिलीज़ नहीं हो सकता, वो रिलीज़ जब भी होगा जब हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। देन सिंक्रोनाइज ब्लॉक में क्या होता है, वो हमारे ऊपर वाला सिंक्रोनाइज मेथड था, दूसरा सिंक्रोनाइज ब्लॉक है। सिंक्रोनाइज ब्लॉक में क्या होता है, हमारा बहुत सारे लाइन ऑफ कोड्स होते हैं, वहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो रहा था। यहाँ पे मल्टीपल लाइंस, एक थ्रेड की मल्टीपल लाइंस हम एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। बस इस कोड में बस इतना ही डिफरेंस है कि वहाँ उस कोड और इस कोड में बस एक लाइन ऐड हो रही है लूप के बाद, सिंक्रोनाइज्ड दिस। नेक्स्ट वी हैव इज़, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ लॉक क्या है, लॉक का वही कॉन्सेप्ट है कि वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर किसी और को आने नहीं देता जब तक उसका काम ख़त्म नहीं हो जाता। देन स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन में हम स्टैटिक मेथड का यूज़ करते हैं और यहाँ पे लॉक हमारा क्लास पे लगा होता है रादर देन ऑब्जेक्ट्स। ऊपर हमारे लॉक ऑब्जेक्ट पे लग रहे थे, यहाँ पे क्लास पे लग रहा है, और बस इसका भी कोड बिल्कुल सेम है, बस ऊपर वाली लाइन में हमारा स्टैटिक वर्ड ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट इंटर थ्रेडेड कम्युनिकेशन इन जावा, जो हमने सिंक्रोनाइजेशन का दो मेथड पढ़े थे, पहला म्यूचुअल एक्सकल्शन हम पढ़ चुके हैं जिसमें फर्दर तीन मेथड होते हैं, सिंक्रोनाइजेशन मेथड, सिंक्रोनाइजेशन ब्लॉक, दूसरा हमारा स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन, और दूसरा मेथड था उसका इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन। इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन में वहाँ पे हमारे म्यूचुअल एक्सकल्शन में एक एक करके थ्रेड पे रिसोर्सेज प्रोवाइड होते हैं, यहाँ पे मल्टीपल थ्रेड्स को रिसोर्सेज प्रोवाइड हो सकते हैं। तो यहाँ पे तीन मेथड हैं, पहला हमारा वेट मेथड है। वेट मेथड में क्या है, यहाँ पे ऐसे अलाउ करता है कि वेट है, यहाँ पे कोई लॉक नहीं होता है हमारे पास, वो अलाउ करता है लॉक के अंदर एंटर करने में। कोई अगर एक मेथड उसके पास काम कर रहा है ऑलरेडी, उसके पास रिसोर्स है, तो दूसरा मेथड हमारा वेट करेगा जब तक वो वाला मेथड जो ऑलरेडी काम कर रहा है वो उसे नोटिफाई ना कर दें। नोटिफाई में क्या होता है, नोटिफाई हमारा जो भी हमारा वेट कर रहा है मेथड या थ्रेड जो भी हमारा वेट कर रहा है वो उसे वेक्स कर देगा कि भाई उठ जाओ, अब तुम्हें वेट करने की ज़रूरत नहीं है। नोटिफाई ऑल में क्या होता है, ये सारे थ्रेड्स को एक साथ वेकअप कर देता है। देन उसके बाद हमारा यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है कि वेट और स्लीप में डिफरेंस क्या होता है। वेट होता है हमारा रिलीज़ कर देता है लॉक, स्लीप हमारा रिलीज़ नहीं करता लॉक को। दूसरा ये हमारा मेथड है ऑब्जेक्ट क्लास का, ये हमारा थ्रेड क्लास का मेथड है। वेट हमारा नॉन स्टार्टिंग मेथड है, स्लीप हमारा स्टार्टिंग मेथड है। वेट हमारा नोटिफाई हो सकता है नोटिफाई से, नोटिफाई ऑल से, और ये हमारा स्लीप जो है वो नोटिफाई होता है अमाउंट ऑफ टाइम या फिर स्लीप इज़ कम्प्लीटेड। ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। कोई भी डाउट्स हैं आप अपने कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं।
एंड अगर आपको ये वीडियोस प्रोवाइड हैं तो प्लीज़ अपने कमेंट्स मेरे को प्रोवाइड करें, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले, मैं आगे भी और वन शॉट्स आपको प्रोवाइड कर पाऊँ इस पूरे सब्जेक्ट्स की, और मैं ट्राई करूँगी बाकी और सब्जेक्ट्स की भी मैं वन शॉट्स प्रोवाइड कर पाऊँ आपको। एंड आई एम ऑल्सो प्लानिंग कि मैं सारे ही यूनिट्स का एक कंबाइंड वन शॉट लेकर आऊँ। अगर यहाँ से मेरे को एक अच्छा आउटपुट मिलता है तो एक मैं मैराथन जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे of all the 5 units, I'll try to provide them. So that's it for the today's video. If you like my video, then please do subscribe. I'm new to the YouTube and I'm providing and I'm trying कि मैं जितना अपना बेस्ट दे सकती हूँ आप लोगों को, मैं उतना प्रोवाइड करूँ। थैंक यू।